तो पिछले वीडियो में मैं इस विडाल डीला बिलास की जो परिभाषा है इसको बता रहा था कि लाइट अचानक से चली गई थी, तो मैं बना नहीं पाया वीडियो, तो इसलिए मेरे को फिर से वीडियो बनानी पड़ रही है। वो वीडियो अधूरी रह चुकी थी, तो टाइम वेस्ट किए बिना मैं वीडियो फिर से बना रहा हूँ। तो मैं पढ़ा रहा था विडाल डीला बिलास इनकी परिभाषा। तो मैं पहले इनकी परिभाषा लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो मैं इसकी परिभाषा लिख दिया हूँ। ये आपको देखने में काफ़ी बड़ी लग रही होगी, लेकिन ये जो किताब में ये परिभाषा लिख रही थी वो इतनी कठिन थी कि उसको समझा तो मैं देता, लेकिन समझने की दृष्टि से आपको थोड़ा मुश्किल समझ आता, कठिन लगता, आप शायद याद भी नहीं करते। ये बड़ी आपको दिख रही है, लेकिन इतना इजी करके मैंने इसको बनाया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो मानव भूगोल, अच्छे से सुनिएगा। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार प्रदान करता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि विडाल डीला बिलास सर जो है वो कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य, एक पृथ्वी और एक मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार प्रदान करता है। यानी कि पृथ्वी और मनुष्य के बीच में जो संबंध है, इन दोनों के बीच में जो संबंध है उसका एक नया विचार प्रदान करता है। ठीक, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, यानी कि जिस विचार में पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, पृथ्वी को कंट्रोल में करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट यानी होता है निर्मित, बना हुआ ज्ञान शामिल है। ये हमारी तरफ शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा, ज़रा ईयरफोन लगा के अच्छे से सुन लीजिएगा। ठीक है, ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी जहाँ तक है। कोई डाउट हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे मेरे को आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, ये परिभाषा हो गई। अब ये विचारधारा में आता है एक, तो मैं आपको पहले विचारधारा समझाता हूँ। विचारधारा क्या है? ठीक, तो विचारधारा, 3 प्रकार की विचारधारा हैं। नियतिवाद विचारधारा, या फिर इसको निश्चयवाद विचारधारा कहते हैं। ठीक है, और एक है संभववाद विचारधारा। ये मैं बताऊंगा अभी विचारधारा कैसे, किसकी कैसे हैं। ठीक, और एक है नवनियतिवाद, नव निश्चयवाद और नव संभववाद विचारधारा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं रुको और जाओ, इसको ज़्यादातर कहते हैं रुको, इसका नाम होता है रुको और जाओ। हाँ, तो हम अब पढ़ेंगे विचारधारा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियतिवाद विचारधारा। ये विचारधारा कैसे है? ठीक है, तो इसको हम पॉइंट बना लेंगे। मैं नियतिवाद लिख रहा हूँ, इसको निश्चयवाद भी कह सकते हैं। ठीक है, नियतिवाद विचारधारा। इस विचारधारा के अनुसार, ये विचारधारा क्या है, अलग अलग भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भूगोल के बारे में अलग अलग अपनी अपनी बातें रखी, तो ये विचारधारा है। नियतिवाद विचारधारा, इस विचारधारा के अंदर क्या होता है कि मानव जो है, इस विचारधारा के अंतर्गत बताया गया है कि मानव जो है प्रकृति का गुलाम था। प्रकृति का गुलाम कैसे? जैसे कि अब बारिश हो रही है, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। अब जैसे कि बारिश हो रही है और मानव के पास घर नहीं है। मानव जो था पहले आदिम अवस्था में था ना, तो उससे थोड़ा आगे चला तो इतना टेक्नोलॉजी का विकास नहीं था, तो मानव पूरी तरह से डरता था। वो कहता था कि प्रकृति जो है वो ईश्वर, अल्लाह, भगवान में सब में विश्वास रखता था। वो कहता था कि जो है वो सब अल्लाह है, और जैसे कि भगवान है, जो भी कहता होगा। ठीक, तो मतलब कि कुछ ज़्यादा सोच विचार करने का उसके पास दिमाग नहीं था, ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे कि अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बारिश हो रही है, तो बारिश से क्या होता कि वो डर जाता था। उसे लगता था कि जो भगवान है, जो अल्लाह है, वो
उसको दफनाना चाह रहा है, मतलब कि उसको मारना चाह रहा है कि बारिश करके। वो कहता था कि अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया है, अब वो हमें अब मार देगा, अब हमें ख़त्म कर देगा। तो वो डर के पूजा करने लगता था प्रकृति की, कि नहीं हमें नहीं मारे, ऐसे करके फिर पेड़ की पूजा करता था। सूरज होता है, सूरज की पूजा करता था। मतलब कि प्रकृति से पूरी तरह से डरता था, उसके अनुसार ही सारे काम करता था। जैसा प्रकृति कहेगी वैसा ही करेगा। अब प्रकृति में कुछ बदलाव नहीं करेगा। ठीक, तो ये विचारधारा थी। तो इसको मैं लिख देता हूँ ज़रा। तो ये कहेंगे ये, और ये विचारधारा जो है वैज्ञानिक, मैंने भी आपको पढ़ाया, फ्रेडरिक रेडजेल, जो मानव भूगोल के पिता कहे जाते हैं। और एक उनकी शिष्य थी, यानी कि उनकी स्टूडेंट थी एलन सी सैम्पल। ठीक, उन दोनों के द्वारा ये विचारधारा दी गई है। ठीक है, तो मैं इसे लिख देता हूँ। यह विचारधारा रेडजेल और उनकी शिष्य सैंपल द्वारा दी गई है, जिसमें मानव प्रकृति का दास बताया गया है। हम कह सकते हैं इसको गुलाम। ठीक, इतना समझ लिए सिर्फ। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा देख लिएगा कि मानव जो है प्रकृति का दास था पूरी तरह। आगे समझिए तो इंशाल्लाह समझ में आएगा आगे। ठीक है, तो अब आएगा हमारा संभववाद विचारधारा। संभववाद, ठीक, ये विचारधारा जो है, ये जो विचारधारा है हमारी संभववाद विचारधारा, इसमें मैंने आपको ये ऊपर एक परिभाषा बताई है ना विडाल डी लाप्लास की, कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार प्रदान करता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले मनुष्य के बीच पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। तो यही बात है इस संभववाद विचारधारा में। यानी कि ये जो हमारी परिभाषा है ये कहती है कि मानव प्रकृति का गुलाम नहीं है, उसका स्वामी है। प्रकृति का गुलाम नहीं है, उसका स्वामी है, उसका गुरु है। यानी कि जैसे चाहे वैसे प्रकृति को अपनी दिशा दे सकता है। मानव इतना शक्तिशाली है, यानी कि प्रकृति को तो कमज़ोर कर दिया और मनुष्य को ताकतवर कर दिया इस विचारधारा ने। ये विचारधारा दी गई है, ये हमारे एक है ना, ये वैज्ञानिक, ये जो है भूगोलवेत्ता विडाल डी लाप्लास, ये इनके द्वारा दी गई है। और एक है हमारे लुसियन फेब्रे, इनके द्वारा ये विचारधारा दी गई है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, एक सेकंड ज़रा लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। तो मैंने ये लिख दी है संभववाद विचारधारा। तो यह विचारधारा विडाल डी लाप्लास तथा लुसियन फेब्रे द्वारा दी गई है। ठीक है, इसे याद कर लिया आपने। जिसमें पृथ्वी को मानव का गुलाम नहीं, मतलब कि इसमें कहा है कि मानव जो है प्रकृति का गुलाम नहीं, सॉरी पृथ्वी नहीं प्रकृति, में बार बार पढ़ देता हूँ। प्रकृति का गुलाम नहीं है बल्कि उसका स्वामी है, उसका गुरु है। पृथ्वी को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकता है। अब यहीं पे तीसरी बात निकल के आती है जो ज़्यादातर मान्य है। मैंने बताया ना एक विचारधारा है रुको और जाओ करके, कहाँ है ये रे, रुको और जाओ, नव संभववाद, नव निश्चयवाद और नव नीतिवाद भी कहते हैं। तो इसको ज़्यादातर रुको और जाओ के नाम से जाने जाते हैं। तो रुको और जाओ, इसको समझना आसान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये।
विचारधारा है एक रुको, अब ये विचारधारा है रुको और जाओ। ये विचारधारा जो दी गई है, ये दी गई है एक भूगोलवेत्ता थे ग्रिफिथ टेलर। देखो अब सीधा सिंपल है कि टेलर का काम क्या होता है, टेलर का काम होता है जोड़ना, कपड़े जोड़ना। तो इन्होंने क्या करा, ये संभववाद विचारधारा और नियतिवाद विचारधारा आपस में ये दोनों लड़ रहे थे, तो इन्होंने कहा भाई लड़ो मत, आपस में समझौता करो। तो इन्होंने इन दोनों का समझौता कर दिया, बस इतना सा काम किया है और ये इतना इम्पोर्टेंट बन गया। इन्होंने क्या करा कि रुको और जाओ, रेड लाइट होती है ना, लाल हरी नीली पीली, तो उसमें क्या होता है 3 बत्ती होती हैं, जिसमें आपको पता होगा कि एक रुकने की होती है, एक जाने की होती है और एक होती है ठहरने की। तो ये वही है, उसी को इन्होंने समझाया कि रुको और जाओ, रुको समझो और जाओ, ऐसे करके इन्होंने कहा। तो मैं सीधा सिंपल बताऊंगा जल्दी से क्या है कि इन्होंने कहा कि मानव ना प्रकृति का दास है और ना प्रकृति का स्वामी है, बल्कि जो प्रकृति है उसकी वजह से मानव शक्तिशाली है। यदि मानव कुछ कर सकता है तो प्रकृति के नियमों को समझने के बाद, अर्थात कुछ नहीं कर सकता। यदि प्राकृतिक ना होगी तो मानव नहीं कर सकता। इन्होंने कहा अगर मानव प्रकृति का स्वामी है, तो इन्होंने कहा कि आप जब मानव प्रकृति का स्वामी है तो तुम मतलब कि जो ठंड है, ठंडों में जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उसने इन्होंने कहा कि तुम सूरज को ना चेंज करके तुम वो कर दो, सूरज को इधर से उधर कर दो, मई को जून और जून को मई कर दो। यानी कि जो ठंड के महीने हैं उसमें गर्मी ले आओ और गर्मी के महीनों में ठंड ले आओ। तो हम समझेंगे कि मानव ने प्राकृतिक पर अपना जो है नियंत्रण कर लिया पूरी तरह से। मतलब कि हम समझ जाएंगे कि प्रकृति जो है गुलाम है, यानी कि मानव शक्तिशाली है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बस मानव यही तो कर सकता है, हीटर बना देगा। प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही प्राकृतिक ने ठंड दी, तो मानव ने उसके चलते हीटर बना दिया। प्रकृति को नहीं बदला, प्रकृति के नियमों को समझने के बाद परिवर्तन किया। प्रकृति को नहीं बदला, जो ठंड पड़ेगी वो ठंड पड़ेगी, लेकिन अपने लिए हीटर बना लिया। गर्मियों में फ्रीज बर्फ़ का इंतज़ाम करा, तो कुछ नहीं, मतलब कि मानव ने नियंत्रण नहीं करा, उसके नियमों को समझने के बाद ही, ठीक है, उस पर अपना काबू किया। तो मैं पहले इसको लिख देता हूँ इसके बारे में। तो मैं लिख दिया हूँ, यह विचारधारा ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई है, जिसमें बताया कि मानव ना प्रकृति का दास है ना प्रकृति का स्वामी है। ठीक, इतना समझ में आया। बल्कि प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही, बल्कि मानव प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही अपना विकास किया है। ठीक है, एग्जाम्पल दूंगा मैं यहाँ पे कि घर्षण और ऊष्मा की सहायता से अग्नि की खोज हुई। यानी कि एक समय बताता हूँ, एक समय मानव जो है पहाड़ों पे बैठा था और नीचे रखी थी लकड़ियाँ। तो जो मानव था वो पत्थरों को घिसे जा रहा था, ऐसे ही घिसे जा रहा था। उसमें से चिंगारी निकली, घिसते घिसते काफ़ी टाइम हुआ, उसमें से जो चिंगारी निकली, पत्थर गर्म हुआ, तो वो लकड़ियों के पास था और लकड़ी में आग लग गई। तो उसको अग्नि का ज्ञान हो गया कि पत्थरों को घिसने से आग जलेगी, और फिर उसका उपयोग करने लगा। मछली को पहले कच्ची खाता था, अब भून के खाने लगा था। तो प्रकृति की सहायता से ही मानव ने अग्नि की खोज की। इसी तरह से और भी खोज की थी। ठीक।